सोचिए अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पिछले 5 सालों में दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट इंडेक्स S&P 500 को भी रिटर्न के मामले में पछाड़ चुका है और वो भी कम उतार चढ़ाव के साथ, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आएगा? नहीं नहीं, मैं किसी नए फैंसी स्टार्टअप या क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हजारों साल पुराने आपके और हमारे घरों में रखे हुए सोने की। जी हाँ, पिछले 5 सालों में सोने ने लगभग 131.3% का रिटर्न दिया है, जबकि S&P 500 ने करीब 85.5% का ही रिटर्न दिया है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या सोना आगे भी इसी तरह चमकता रहेगा, या फिर S&P 500 में जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की लहर चल रही है वो आपको करोड़पति बना सकती है। तो इस वीडियो में हम दोनों बाजारों के लिए दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के दावों और भविष्यवाणियों की पड़ताल करेंगे। हम डेटा और फैक्ट्स के आधार पर विश्लेषण करेंगे ताकि आप ये फैसला ले सकें कि इस दशक में आपको आपका पैसा कहां लगाना चाहिए। तो चलिए, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस दशक में दौलत बनाने के सबसे बड़े मौके को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं S&P 500 की, यानी अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों के इंडेक्स की। ये एक तरह से अमेरिकी इकोनॉमी का हाल बताता है। जब भी हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कंपाउंडिंग की ताकत की बात करते हैं तो S&P 500 का नाम सबसे पहले आता है। ऐतिहासिक रूप से इसने अपने निवेशकों को निराश नहीं किया है। 1971 से लेकर आज तक अगर महंगाई को हटा दें तो S&P 500 ने सालाना लगभग 8.1% का औसत रिटर्न दिया है। हाँ, इस रास्ते में 2000 का .com बबल, 2008 का वित्तीय संकट और 2020 की महामारी जैसे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी आए हैं, लेकिन हर गिरावट के बाद ये और भी ज्यादा मजबूती के साथ वापस लौटा है। तो इसके साथ भविष्य को कैसे देखना चाहिए? 2026 के लिए भविष्यवाणियां काफी मजबूत हैं। इसे लेकर जैसे गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि S&P 500 2026 के अंत तक 7600 के स्तर को छू सकता है। मॉर्गन स्टैनली तो और भी ज्यादा आशावादी है इसे लेकर। उनका जो टारगेट है वो 7800 का है। वहीं एक सर्वे के मुताबिक कई बड़े एनालिस्ट्स का जो औसत लक्ष्य है वो 7500 के आसपास का है। इन सभी भविष्यवाणियों के पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और अमेजोन जैसे 7 बड़ी टेक कंपनियां अकेले ही 2026 में S&P 500 की कुल कमाई का 46% हिस्सा बनाने के लिए तैयार है। JP मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च का अनुमान है कि ये AI सुपर साइकिल अगले 2 सालों तक कंपनियों की कमाई में 13 से 15% की जबरदस्त ग्रोथ ला सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो S&P 500 में निवेश करना आज भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दाव लगाने जैसा है। और अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो लंबी अवधि में अपने पैसे को तेजी से बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और बाजार की छोटी मोटी उठापटक से नहीं घबराते हैं, तो S&P 500 आप ही के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं सोने की, यानी गोल्ड की। भारत में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक परंपरा है और आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा किला भी वही है। और मुश्किल समय में सोना हमेशा एक भरोसेमंद साथी भी साबित हुआ है। हाल के अगर वर्षों में देखें तो सोने ने जो रफ्तार पकड़ी है उसने सबको हैरान कर दिया है। 2025 में सोने के लिए एक असाधारण साल रहा है। ये जो पीली धातु है साल 2025 में अब तक लगभग 50 से 60% से ज्यादा बढ़ चुकी है। दिसंबर 2025 में सोने की कीमत $4200 प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर के आसपास कारोबार कर रही है। इसने 2025 में S&P 500 को रिटर्न के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है, जिसने इसी दौरान लगभग 16% का लाभ दिया है। तो सोने की इस जबरदस्त तेजी के पीछे क्या कारण है? एक, केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी। दूसरा, बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। तीसरा, इन्फ्लेशन और कर्ज का संकट। अब भविष्य की अगर बात करें तो बाजार के जो दिग्गज एनालिस्ट हैं, एड यार्डनी, इन्होंने जो है ना एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है इसको लेकर। उनका मानना है कि 2026 के अंत तक गोल्ड $5000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है और अगर ये गति बनी रहती है तो 2019 के अंत तक ये $10,000 प्रति औंस के स्तर पर भी पहुंच सकता है। उस लिहाज से अगर आप इंडिया के वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो ये हिसाब बहुत
तगड़ा हो सकता है। ये भविष्यवाणी सोने की लंबी अवधि की क्षमता को दर्शाती है। हमने दोनों पक्षों को समझ लिया है। अब चलिए आंकड़ों के मैदान में इन दोनों को सीधा परख कर देखते हैं क्या कुछ सामने आता है। आपके सामने एक टेबल होगी जिसमें मैट्रिक यानी उसका नाम आपको दिखाई देगा। एक साइड गोल्ड है और तीसरी साइड में है S&P 500। तो इसमें आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। 5 साल का रिटर्न 2020 से 25 के हिसाब से गोल्ड का 131.3% है जो मैंने शुरू में बताया, और S&P 500 का 85.5% है। 3 साल के रिटर्न के हिसाब से देखें तो गोल्ड का 118.7% है और S&P 500 का 67.6% है। 2025 के साल का अब तक का रिटर्न अगर आप देखें तो ये 50 से 60% का बैठता है गोल्ड में और S&P 500 में 16% का है। ऐतिहासिक अगर वार्षिक रिटर्न देखें यानी 1971 से देखें तो गोल्ड का 8.9% है जबकि S&P 500 का 8.1% है। इसकी वॉलेटिलिटी पे अगर नज़र डालेंगे तो गोल्ड में आपको कम दिखेगी और S&P 500 के अंदर ज़्यादा दिखाई देगी। इन आंकड़ों से जो कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं वो ये कि जैसे पिछले 3 और 5 सालों में सोने ने S&P 500 को साफ तौर पर पछाड़ दिया है। ये दिखाता है कि मौजूदा आर्थिक माहौल सोने के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहा है। इसके अलावा बहुत लंबी अवधि में S&P 500 का रिटर्न थोड़ा बेहतर रहा है, खासकर अगर डिविडेंड को भी शामिल कर लिया जाए तो। लेकिन सोने ने भी महंगाई को मात देते हुए मजबूत और स्थिर प्रदर्शन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सोना कम अस्थिर है। जब S&P 500 में बड़ी गिरावट आती है तब सोना अक्सर मजबूती के साथ खड़ा रहता है या फिर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देखा जाए तो ये आपके पोर्टफोलियो को एक मजबूत सहारा देता है। एड यार्डनी का एक और दिलचस्प ओवरव्यू है। हालांकि छोटी अवधि में सोना और स्टॉक मार्केट अक्सर उल्टी दिशा में ही चलते हैं, लेकिन लंबी अवधि में उनके रुझान लगभग एक जैसे होते हैं। उनका मानना है कि 2029 तक सोना और S&P 500 दोनों ही 10,000 के जादुई आंकड़े को छू सकते हैं। सोना जैसा मैंने बताया $10,000 प्रति ऑन्स और S&P 500 10,000 पॉइंट्स पर होगा और ये एक गजब की स्थिति होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आपको अपना पैसा कहां लगाना चाहिए? देखिए, सोना या S&P 500 ये निश्चय आपको करना होगा ना, लेकिन इस पर मैं बाद में आता हूं। पहले आपको एक चीज और बताऊं। इसके अलावा जो इमर्जिंग मार्केट की अगर बात की जाए ना तो एड यार्डनी ने एक कई सालों की बेहतर परफॉर्मेंस के बाद 2025 को भारतीय शेयर बाजार के लिए कंसोलिडेशन का साल बताया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि 2026 एक बेहतर साल हो सकता है जिसमें बाजार की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की संभावना है, बशर्ते अमेरिका के साथ चल रही जो ये ट्रेड डील पर है उसमें कोई समाधान निकल आए तो। भारत और चीन की तुलना करते हुए एड यार्डनी ने अपनी पसंद साफ बताई है। उनका कहना है कि चीन और भारत दोनों में निवेश के मौके हैं। हालांकि जो मेरी पसंद है वो भारत निवेश के तौर पे ज़्यादा है, क्योंकि मुझे वहाँ का कानूनी और कॉर्पोरेट सिस्टम चीन के मुकाबले बेहतर लगता है। तो ये एड यार्डनी की सोच है। भारत को लेकर एक पॉजिटिव नज़रिया है। तो यार्डनी के हिसाब से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं? जो अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। सही जवाब आपकी उम्र, आपके फाइनेंशियल गोल्स और सबसे ज़रूरी आपकी जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो अपनी सोच समझ के साथ आप आगे बढ़ें। निवेश कहाँ करना है ये सोचें। बाकी आपको क्या लगता है, क्या S&P 500 या गोल्ड? आपको अगर दोनों में से किसी में एक में निवेश करना हो तो आप किस में निवेश करना ज़्यादा बेहतर विकल्प समझेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।